नमस्कार साथियों, मुझे भरोसा है आप लोग पुरानी वीडियोस देखने के बाद इस वीडियो पर आए हैं। तो हमने पिछली वीडियोस में जो आप लोगों को पता है कि अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने अब तक 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट तक पढ़ लिया है ना। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट तक हम लोगों ने कर लिया है। अब हम यहाँ पर आगे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है ना। जब मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में होने के बाद 1909 में जो रिफॉर्म्स आए उससे कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, ठीक है ना। तो कई लोगों को ये लगने लगा कि नरमी से काम नहीं चलेगा, तो धीरे धीरे ब्रिटेन के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध होने लगा हिंदुस्तान में। तो उन्हें लगा कि इन्हें अभी और रिफॉर्म्स देने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया इसलिए, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा गया। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी रिफॉर्म्स नाम से हम पढ़ेंगे उसमें पहला नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का होगा, ठीक है ना। 1858 में क्या हुआ था? 1857 म्यूटिनी। 1858 में जो एक्ट लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टेक ओवर कर लिया था कंपनी से, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक ऑफिस बना दिया गया था। मैंने आपको बताया था ना। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम पहले और वाइसरॉय का बाद में, ठीक है। हमेशा ये होगा, मॉन्टेग्यू जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय, ठीक है। इसके बाद इसकी टैगलाइन क्या थी? इस एक्ट की टैगलाइन थी ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत देश में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना, ताकि सेल्फ गवर्निंग कंट्री बन सकेगी, ठीक है। केवल कहने की बात थी, चाहता नहीं था ब्रिटेन इंडिया को छोड़ना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। इस एक्ट में क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें अब तक हमने बताया कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, ठीक है ना, जिसमें धीरे धीरे प्रोविंसेस को पावर देनी शुरू कर दी थी। प्रोविंसेस को कानून बनाने की, लेजिस्लेटिव काउंसिल में लॉज बनाने की पावर देनी शुरू कर दी गई थी। उस डिसेंट्रलाइजेशन को और ज्यादा बढ़ाया गया है ना। अभी तक कंफर्म नहीं था कि कौन सी विषय पर, किस विषय पर सेंटर कानून बना सकता है, किस विषय पर स्टेट यानी कि प्रोविंसेस कानून बना सकते हैं। लेकिन इस एक्ट में दो लिस्ट बना दी गई, ठीक है। एक पे सेंट्रल लिस्ट हो गई, जिसपे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो कानून बना सकती है। दूसरी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बना दी गई, प्रोविंसेस जिस पर कानून बना सकते थे, ठीक है। तो सबसे पहला और मेन जो सुधार कह सकते हैं हम इसमें, वो था सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग करना, ठीक है। इसके बाद जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाए गए उनको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। अलग अलग कैटेगरीज कौन सी थी? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो चुने हुए मेंबर है ना, वो कानून बना सकते थे, वो बैठ करके कानून बना सकते थे। उनमें मिनिस्टर होते थे और मिनिस्टर को पोर्टफोलियोज, जो लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है ना। तो मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते थे, मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो अपॉइंट किए, पोर्टफोलियो यानी कि उनके डिपार्टमेंट्स दिए जाते थे और उन डिपार्टमेंट्स पर वो ट्रांसफर्ड लिस्ट के डिपार्टमेंट्स होते थे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल उन पर एक्ट बना सकती थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर बना सकती थी और मिनिस्टर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे टुवर्ड्स द काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, इसमें एक काम और हुआ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अब तक हम चले आ रही थी 1909 से, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल भंग कर दी गई। उसकी जगह दो हाउस बना दिए गए, जो हमारे आज भी हाउस है ना। हमारा अपर हाउस आज राज्यसभा है, लोअर हाउस लोकसभा है। ये पहली नींव हमारी जो है, अब हमारा जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसके यहाँ से आपको आइडिया मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 1919 के एक्ट में क्या हुआ था? काउंसिल को हटा करके उसकी जगह दो हाउस बना दिए गए, ठीक है। एक को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया, जो आज राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। और दूसरी को कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली, और हमारी असेंबली क्या है? लोकसभा। उसे लोअर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस कहा गया, ठीक है। और काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर होते थे। कितने मेंबर होते थे?
60 मेंबर होते थे, जिसमें से 27 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, 27 गवर्नर नॉमिनेट करता था और 33 जो है वो इलेक्ट होते थे। ठीक है, 33 इलेक्ट होते थे किसमें, अपर हाउस में, काउंसिल ऑफ स्टेट में। और लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर्स का प्रावधान किया गया, 145, जिसमें से 104 इलेक्टेड होते थे और 41 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते थे। ठीक है, वाइसरॉय नॉमिनेट करता था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। अच्छा, अब आप ये सोचोगे कि जो इलेक्शंस हैं वो जैसे आज इलेक्शन होते हैं, हर एक कोई जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है बिना किसी भेदभाव के, जाति धर्म आय जो भी कुछ हो उसका, वो वोट एक ही डाल सकता है। ऐसा नहीं जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है उसको 2 वोट मिलेंगे और जो नहीं कमाता उसको कोई नहीं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन उस समय ऐसा ही था, उस समय इलेक्शन में हर एक कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, उसके बहुत सारे नियम थे। यूनिवर्सिटीज की सेनेट का हिस्सा होना चाहिए, वो व्यक्ति वोट कर सकता है। जो 3000 रुपए लगभग टैक्स देता हो वो व्यक्ति वोट कर सकता है। तो बहुत सारी शर्तें लगाई गई थी, उन शर्तों के हिसाब से ही वो वोट कर सकते थे और उन्हीं में से सेलेक्ट होते थे। तो बहुत कम नंबर ऑफ पीपल्स जो इंडिया में थे वो वोट करने का अधिकार रखते थे उस समय। ठीक है, तो ये मत सोचना कि जो इलेक्शन हम कह रहे हैं वो इलेक्शन ऐसे ओपन यूनिवर्सल राइट था लोगों का 18 साल से ऊपर सबका इलेक्शन करने का। बट पहली बार इस एक्ट से इलेक्शन की जैसी चीज जो है वो सामने आई इन इंडिया। ठीक है ना, यूज किया गया, लोगों को पता चला कि इलेक्शन कैसे होता है, क्या चीज होती है। तो बाइकैमरलिज्म जो है वो शुरू हुआ, यानी कि 2 हाउस का सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल जो हमारे प्रोविंसेस थी उसमें 2 लिस्ट का प्रावधान किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट। ठीक है, इस सिस्टम को डायआर्ची कहा गया। ठीक है, डायआर्ची सिस्टम, ट्रांसफर्ड लिस्ट वो जिसमें जो मिनिस्टर्स हैं वो जो हाउसेस हैं उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे और मिनिस्टर्स जो है वो एक्ट को बनवाते थे अपने डिपार्टमेंट के। और रिजर्व में क्या है, गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से सलाह करके कानून बना सकते थे और गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रति ही जवाबदेह था। ठीक है, ये चुने हुए लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं था। ठीक है, इसके बाद है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर होते थे, 6 मेंबर में से इसका प्रावधान इस एक्ट में कर दिया गया, कम से कम 3 मेंबर जो हैं वो इंडियंस होने चाहिए। इसका प्रावधान भी इस एक्ट में किया गया। जो नहीं होगा इंडियन कभी भी वो था कमांडर इन चीफ। ठीक है, जो आर्मी का कमांडर होता था वो कभी भी इंडियन नहीं हो सकता, ऐसा एक्ट 1919 में कहा गया। ठीक है, यानी कि 6 मेंबर होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पहले भी आप लोगों को बताया मैंने 1909 वाले एक्ट में ये प्रावधान था 5 मेंबर्स का, बाद में एक छठा मेंबर जोड़ दिया गया, तो 6 मेंबर्स होते थे, जिसमें से अब 3, पहले एक ही मेंबर हो सकता था इंडियन, अब 3 मेंबर इंडियन हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद है जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 के एक्ट में शुरू हुआ था मुस्लिम्स के लिए। मैंने आपको बताया था मुस्लिम ही वहां से खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के लिए और मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, उसको बढ़ा दिया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया। किनके लिए बढ़ा दिया गया, सिखों के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया और एंग्लो इंडियंस के लिए दिया गया, क्रिश्चियंस के लिए दिया गया, ठीक है, और यूरोपियंस के लिए दिया गया। इनके लिए भी जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो शुरू कर दिया गया। अब लंदन में एक अलग ऑफिस, पहले खाली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था ब्रिटेन में, एक अलग ऑफिस हाई कमीशन के नाम से भी शुरू किया गया लंदन के अंदर। ठीक है, हाई कमीशन के नाम से शुरू किया गया लंदन में। कुछ जो सर्विसेज जो पोर्टफोलियोज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास थे उससे कुछ रूल लेकर के हाई कमीशन को दे दिए गए। ठीक है ना, हाई कमीशन का नया ऑफिस बना। पहली बार यह प्रावधान किया गया कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, एक पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए जो सिर्फ इंडिया के लिए रिक्रूट करे और इंडिया में रिक्रूट करे। ठीक है, तो इस प्रावधान के तहत 1926 में पहली बार सेंट्रल पब्लिक कमीशन सीपीसी का गठन होता है 1926 में, याद रखना ये बात। ठीक है, जो बाद में हमारा यूपीएससी बन गया जिसकी हम आप सब तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक कमीशन 1926। ठीक है, इसके बाद है पहली बार
सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट्स को अलग अलग किया गया। मैंने कहा ना डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो 1909 से शुरू हुआ वो 1919 में भी चलता रहा। अब से पहले प्रोविंसेस के अपने बजट नहीं होते थे, प्रोविंसेस का पास फैसिलिटी नहीं थी कि वो अपना बजट डिसाइड करे कौन से डिपार्टमेंट में कहां खर्च करना है, ठीक है। लेकिन अब जो है पहली बार सेंटर का बजट सेंटर डिसाइड करेगा और प्रोविंसेस का बजट प्रोविंसेस डिसाइड करेंगे इसके हिसाब से, ठीक है। इसके बाद इसी एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि इस एक्ट के लागू होने के 10 साल के बाद इसकी परफॉर्मेंस के लिए एक कमीशन का गठन होगा, ठीक है, कि ये किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, इसने इंडियंस को सेटिस्फाई किया है या नहीं किया है, ये सारी चीजों के लिए रिव्यू करने के लिए 10 साल के बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा, ठीक है। अभी हम इसकी समरी एक बार और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं। सबसे पहले 1919 के एक्ट को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। मोंटेग्यू, लॉर्ड मोंटेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें सबसे पहले किया गया 2 लिस्ट बना दी गई। आज भी हमारे 3 लिस्ट हैं हमारे संविधान में, वो 3 लिस्ट जो है 1935 के एक्ट से आती हैं, ठीक है। 1919 की बात करते हैं, 2 लिस्ट बना दी गई, सेंट्रल और प्रोविंशियल। सेंट्रल लिस्ट पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सेंट्रल वाली, ठीक है, वो बनाएगी कानून, और प्रोविंशियल पर प्रोविंसेस को पूरी अथॉरिटी दे दी गई कि आप ही इस पे कानून बनाइए, आप ही के कानून इस पे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड पर जो है वो वहां की जो काउंसिल है वो डिसाइड कर सकती है, ठीक है ना, और रिजर्व पर केवल वहां का गवर्नर कानून बना सकता है, गवर्नर का ही कानून उस पर चलेगा, वहां की काउंसिल को अधिकार नहीं है कानून बनाने का। इसके बाद जो सेंट्रल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको भंग कर दिया गया, उसकी जगह 2 सदन वाला सिस्टम बनाया गया, बाइकैमरलिज्म, ठीक है। यहां से आता है सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, 2 हाउस बनाए गए। काउंसिल ऑफ स्टेट आगे चल के हमारा राज्यसभा बन गया, जिसको हम आज राज्यसभा जानते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा। राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट में उस समय 60 मेंबर्स थे, जिसमें से 27 नॉमिनेट करता था वाइसरॉय और 33 इलेक्ट होते थे, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर्स थे, जिसमें से 104 इलेक्ट होते थे और 41 मेंबर्स वाज नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय, ठीक है। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय की थी उसमें 6 मेंबर, मैंने आपको पहले ही बताया 6 मेंबर होते हैं, 6 में से 3 कम से कम इंडियन होने चाहिए। जो इंडियन नहीं होगा वो था कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो कभी भी इंडियन नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1990, ठीक है। इसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज। पहले तो खाली मुस्लिम्स के लिए था 1909 के हिसाब से, अब 1919 में सिख्स, एंग्लो इंडियंस और इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस, इनके लिए भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या था, पहली बार सेंट्रल और प्रोविंशियल जो है बजट अलग अलग किए गए। इसके बाद अगला पॉइंट है पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की मंजूरी दी गई और 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस बना दिया गया, सेंट्रल पब्लिक कमीशन का गठन हुआ, ठीक है। इसके बाद है इन्होंने 10 साल के इसके फंक्शंस, जो 10 साल तक ये काम करेगा उसका रिव्यू करने के लिए एक कमीशन का 10 साल के बाद एक कमीशन का गठन करने का भी प्रावधान किया था इसके अंदर, ठीक है। तो इतना सा हमारा ये है एक्ट ऑफ 1919, इसी से बहुत सारा हमारा संविधान है, आगे चल के जब आप पढ़ेंगे या आज भी बहुत सारी जानकारी आप लोग रखते होंगे, तो वो इसी से ड्राइव हुआ है लगभग। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा विरोध हुआ इस एक्ट का, है ना, कई सेटिस्फाई तो कर नहीं पाया, अंग्रेज चाहते ही नहीं थे इंडिया को छोड़ना। अंग्रेजों का क्या मतलब है, हमारा देश है, हम चलाएंगे उसे, कैसे चलाएंगे, लेकिन वो बिना फालतू बने हुए थे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, है ना, इस तरह का हिसाब था उनका। लेकिन अभी क्या है कि 1919 से जब सर्टिफाइड है तो बहुत सारा विरोध हुआ, तो 2 साल पहले, यानी कि अगर 1919 में एक्ट लागू हुआ तो 10 साल के बाद रिव्यू कमीशन बनना था, यानी कि 10 साल के बाद 1929 में बनना चाहिए था। लेकिन विरोध होने के बाद 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया अंग्रेजों ने कहा कि अब इस विरोध को हम और ज्यादा नहीं सह पाएंगे, तो 1927 में नवंबर 1927 में 1919 के हिसाब से 1929 में बनना चाहिए, बट 2 साल पहले ही कमीशन का गठन कर दिया। कब, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का। इसमें 7 मेंबर थे और इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन।
अंग्रेजों के पास अंग्रेज उपाधियां रखते थे अपने, ठीक है, कोई सर हो गया, कोई लॉर्ड हो गया, इस तरह की उपाधियां। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी पीछे एक कंट्रोवर्सी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा था हमें माय लॉर्ड ना कहें, माय लॉर्ड कहते हैं ना जजों को। हमारे संविधान ने भी बाद में उपाधियां खत्म करने का प्रावधान है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं वापस साइमन कमीशन पर। तो 7 मेंबर्स की कमीशन थी। 7 मेंबर्स के चेयरमैन जो थे वो सर जॉन साइमन थे, जिनके नाम पर साइमन कमीशन इसको कहा गया, ठीक है। बहुत विरोध हुआ इसका। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि जो 7 मेंबर थे वो 7 ही ब्रिटिशर्स थे। अब भाई हम पे राज करोगे आप और हमसे पूछोगे भी नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इसीलिए इस चीज का विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ साइमन कमीशन का। आपको पता होगा लाला लाजपत राय मारे भी गए थे पंजाब में विरोध करते हुए, बहुत सारा लाठीचार्ज हुआ था उस समय। चलिए वो हिस्ट्री की क्लास है, कभी अगर शुरू करेंगे समय मिलेगा तो। 7 मेंबर्स थे इस कमीशन में, ठीक है, जिसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे। तो 7 मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। इस चीज का बहुत विरोध हुआ था इंडिया में। इन्होंने जो अपने रिकमेंडेशंस दिए कि क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला था एबोलिशन ऑफ डायरकी। डायरकी को एबोलिश किया जाए, यानी कि जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं इसको एबोलिश किया जाए। रिजर्व सब्जेक्ट क्या थे? जिस पर गवर्नर ही रूल बना सकता है। और इस वाले 1919 एक्ट से ये मत समझिए डेमोक्रेसी आ गई इंडिया में। किसी भी कानून को गवर्नर विदहोल्ड कर सकता था, गवर्नर वीटो की पावर रखता था। कोई भी, चाहे वो ट्रांसफर्ड लिस्ट का हो, चाहे वो सेंट्रल सब्जेक्ट का हो, प्रोविंशियल सब्जेक्ट का हो, जो वाइसरॉय है या जो प्रोविंस का गवर्नर है वो वीटो कर सकता है। कोई मतलब नहीं आपका, आप इलेक्ट होके आए हो तो आए हो, ठीक है ना। और 6 महीने का जो ऑर्डिनेंस निकालने की पावर थी वो तो थी वाइसरॉय और गवर्नर के पास। तो कुल मिलाकर के हर तरह से पूरे इस सिस्टम को बाईपास कर सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। उसको कोई भी एक्ट को वीटो कर सकते थे, किसी भी एक्ट को खुद से अपनी काउंसिल से वेरीफाई करा सकते थे। और तो और कई सारे ऐसे प्रावधान थे जिसमें कुछ कानूनों को वेरीफाई कराने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन वहां भेजना पड़ता है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी के पास भी पावर थी कि वो किसी भी कानून को रद्द कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें इसमें ऐसे प्रावधान थे कि ये केवल मुखौटा ही बन गया डेमोक्रेसी का, कि इंडियंस को हम पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं जब आपकी चलेगी नहीं तो पार्टिसिपेशन का मतलब क्या बना। तो इसीलिए साइमन कमीशन ने एबोलिशन ऑफ डायरकी सिस्टम जो है ट्रांसपोर्ट और रिजर्व लिस्ट का, उसको खत्म करने के लिए रिकमेंड किया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में बढ़ाने का, उसको एक्सटेंड करने का भी रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। इसके बाद है ब्रिटिश इंडिया और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो मैंने आपको बताया 1858 के बाद ये वादा कर दिया था सारे प्रिंसली स्टेट्स से कि उनको नहीं छेड़ा जाएगा, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी खत्म कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा था जितने भी प्रिंसली स्टेट्स जिस कंडीशन में है, जिस स्थिति में भी है, उसी स्थिति में बनी रहेंगी। तो ये एक रिकमेंड किया था साइमन कमीशन ने कि एक फेडरेशन बनाया जाए, एक इस तरह का ग्रुप बनाया जाए जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स बैठ के बात कर सकें, ठीक है ना, एक फेडरेशन बनाया जाए। इसके बाद इन्होंने रिकमेंड किया था कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करने का, क्योंकि ये तो उनके फायदे की बात है ना। अगर 2 भाई लड़ रहे हैं आपसे तो आप उन दोनों भाइयों को बीच में फूट डाल दो, अलग अलग कर दो। जब अलग अलग है तो वापस में लड़ते रहेंगे, आपसे लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए दिया, है ना। तो जब मुस्लिम्स को पता चला कि इस चीज का हमें फायदा हो रहा है, उसके बाद उन्होंने और भी बढ़ा दिया उसको, है ना, अलग कम्युनिटीज के लिए भी देने लगे। तो यही इन्होंने यहाँ भी रिकमेंड किया था कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। इन्हें लड़ाओ जैसे 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर सारी रोटी खा जाता है, वही हिसाब था इनका, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या है यार, जब बहुत सारा विरोध हुआ साइमन कमीशन का कि इसमें कोई इंडियन तो है ही नहीं, है ना, सारे के सारे 7 मेंबर ब्रिटिशर्स हैं, वही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए 3, जिसमें ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया यानी कि जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, ये 2 पार्टी होगी। और तीसरी पार्टी थी प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। ये तीनों जो है बैठ करके कॉन्फ्रेंस किया और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये एक पूरा व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया और उस व्हाइट पेपर को ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया ताकि
नया जो एक्ट बने उसमें उनकी रिकमेंडेशंस जो भी हो वो शामिल की जा सके। 1919 के बाद 1935 का एक्ट आया था, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कम्युनल अवार्ड 1932। 1932 में वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि रैमसे मैकडोनाल्ड के दिमाग में खुरापात आई। इन्होंने कहा कि हम कम्युनल जो इलेक्टोरेट सिस्टम है इसको और ज्यादा वाइड कर देते हैं, और ज्यादा वाइड कर देते हैं। जो अलग अदर माइनॉरिटीज हैं इंडिया के अंदर उनको भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मौका देते हैं, और जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं जिन्हें आज हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कहते हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन का चांस देते हैं, ठीक है। तो गांधी जी को बहुत खराब लगा ये, तो भाई और फूट डाल रहे हैं, है ना। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम बांटा, फिर हिंदू सिख बांट दिया, उसके बाद एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, इस तरह से बांट दिया। अब ये आगे और ज्यादा बांट रहे हैं, ठीक है ना। उसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड करने के लिए, डिप्रेस क्लास को भी एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने कहा रैमसे मैकडोनाल्ड अगस्त 1932 में। तो गांधी जी ने बहुत विरोध किया इसका, और वो उस समय यरवड़ा जेल पुणे में थे, तो वहां पर उन्होंने आमरण अनशन किया कि भाई भूखे मर जाएंगे लेकिन ये लागू नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और लीडर्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट ये साइन हुआ कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस है ये नहीं लगेगा, और रिजर्वेशन दिया जाएगा, एससी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा ताकि वो लोग भी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर सके, है ना। वहां से वही कैंडिडेट, केवल एससी का कैंडिडेट ही लड़ सकता है, बट वोट देने का अधिकार सबको होगा, ठीक है। इस तरह से उनको एक पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और डिप्रेस्ड क्लास के मेंबर्स के बीच, ठीक है। पूना पैक्ट के बाद ये शांति हुई। अब तक हो गया ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और इसके आफ्टरमैथ, ठीक है। कोई भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है ना, तो इसी तरह से इसकी प्रतिक्रियाएं थी ये सारी, साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड। 1919 का एक्ट आया, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग शायद काफी पेन लेके बैठे हो तो नोट भी करते रहे, और अगर नहीं भी बैठे हैं तो दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है। कहीं नहीं जाने वाली यूट्यूब पे। कई लोग होते हैं ना मेरी तरह आलसी, लिखना पसंद नहीं करते ज्यादा, फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना, ज्यादा कुछ नहीं है। बस लिस्ट को सेपरेट कर दिया कि कौन से सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट पे होंगे, कौन से प्रोविंशियल होंगे, प्रोविंशियल को आगे और डिवाइड कर दिया रिजर्व और ट्रांसफर्ड में। ट्रांसफर्ड वालों पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स बना सकते थे कानून, और रिजर्व वालों पे केवल गवर्नर बना सकता था कानून, ठीक है। इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल वाली जो थी उसको भंग कर दिया गया, उसकी जगह 2 सदन वाला सिस्टम लागू किया गया, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, और हाँ इसका काउंसिल ऑफ स्टेट का उस समय कार्यकाल 5 साल का होता था मेंबर्स का, और लेजिस्लेटिव असेंबली का 3 साल का होता था, ठीक है, उस समय। आज नहीं, आज तो पता है आपको। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर होते थे जिसमें से 104 इलेक्टेड और 41 नॉमिनेटेड, और काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर होते थे जिसमें से 33 इलेक्टेड एंड 27 वाज नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय, ठीक है। इसके बाद 6 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होते थे वाइसरॉय की, उसमें से 3 मेंबर इंडियन हो सकते थे, ऐसा प्रावधान किया गया, ठीक है। कमांडर इन चीफ नहीं हो सकता था इंडिया। इसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया अदर कम्युनिटीज को, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक नया ऑफिस बनाया गया लंदन में हाई कमिश्नर का, ठीक है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था उससे कुछ चीजें लेकर के कुछ पोर्टफोलियोज हाई कमिश्नर को दे दिए गए। और आपको पता हो बाकी सारे कंट्रीज में हमारी एम्बेसी होती है, बट ब्रिटेन में आज भी हाई कमीशन ही है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया। बाकी कंट्रीज में आप जाएंगे वहां पर एम्बेसी ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। अमेरिका में भी एम्बेसी ऑफ इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज में भी एम्बेसी ऑफ इंडिया, बट इवन टुडे वी हैव हाई कमिश्नर ऑफिस इन ब्रिटेन। इसी तरह पाकिस्तान का भी हाई कमिश्नर का ही ऑफिस है, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज का सबका हाई कमीशन का ऑफिस होता है, ठीक है। इसके बाद है इन्होंने हमारे कंट्री की सर्विस, पब्लिक सर्विस के लिए एक कमीशन के गठन करने की घोषणा की थी, जो 1926 में गठन कर दिया गया सेंट्रल पब्लिक कमीशन के नाम से, ठीक है। पहली बार सेंट्रल और प्रोविंसेस के बजट अलग अलग कर दिए गए, और इन्होंने 10 साल का रिव्यू के लिए एक कमीशन के गठन का प्रावधान भी इसमें किया था। वो कमीशन 2 साल पहले नवंबर 1927 में बन गया, साइमन कमीशन नाम था, जिसमें 7 मेंबर थे, 7 ब्रिटेन के थे। इसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे, ठीक है। इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी उसमें था एबोलिशन ऑफ डायरची,
extension of responsible government in provinces, establishment of federation of British India and princely states, and continuation of communal electorate. चालू रखो communal electorate, बांटो और राज करो. इसके बाद बहुत विरोध हुआ जब इसका, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 3 पार्टीज थी, 3 कॉन्फ्रेंसेस और 3 ही पार्टीज. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, दैट्स इट. उसके बाद कम्युनल अवार्ड, रैमसे मैकडोनल्ड, बढ़ा दिया हमारा एक टॉपिक इन्होंने, है ना, बिना फालतू इनके दिमाग में खुरापात आई. अगस्त 1932 में इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के लिए भी कम्युनल अवार्ड दिया जाए, है ना, माइनॉरिटीज के लिए भी जो रिप्रेजेंटेशन है कम्युनल दिया जाए, और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी. गांधी जी बैठ गए आमरण अनशन पर कि भाई हम तो ऐसा होने नहीं देंगे, आप तो बांटते रहोगे हमें. तो उसके बाद यरोड़ा जेल में बंद थे उस समय पूना में, वहीं पर आमरण अनशन पर बैठ गए. उसके बाद पूना पैक्ट साइन हुआ बिटवीन कांग्रेस एंड लीडर्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लास. ठीक है, इसके बाद सेटलमेंट हो गया. ठीक है, अब इसके बाद हम एक्ट ऑफ 1935 और 1947 पढ़ेंगे.